आज के क्लास में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। देखो मैं आपको दो टॉपिक साथ 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 लेके समझा रही हूँ। ठीक है, दो टॉपिक आपके कौन कौन से हो गए। एक आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। आप प्लीज सभी अपना ना म्यूट कर दो, वरना मेरी आवाज साफ नहीं आएगी। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की स्टडी करेंगे। ठीक है कि हमारे पास जो ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये किस टाइप से आया, ठीक है, हमें इनको क्यों क्यों नीड थी। और एक हमारा जो टॉपिक था इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1991। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1991। आप प्लीज नोट डाउन कर लो, पेन लेके बैठो, पेपर लेके बैठो, पेन पेपर लेके बैठिए, नोट डाउन कर लीजिए। सो हमारे पास एक हमें कवर करना है इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1991, यानी कि 1991 से हमारे देश में कितनी ग्रोथ हुई है, हमने कितनी क्या की है, तरक्की की है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1991 का ये टॉपिक मैं आपको इससे पहले समझा चुकी थी, पिछले हफ्ते हमने कवर किया था। ठीक है, वो जो टॉपिक के उस टॉपिक में से ध्यान रखना, वो टॉपिक में से मुझे आपको आगे का पार्ट भी समझाना है, आगे भी होगा वो टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आपका उस टॉपिक का टेस्ट लूंगी। ठीक है, आपको वो टॉपिक कल अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से कवर करना है। अदरवाइज वो टॉपिक जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो उसका थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने पहले वाला स्टडी नहीं किया है। अगर आपका बेस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है तो फिर कुछ भी करने का बेनिफिट नहीं होगा। देखो मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मर्जी है। ठीक है, आइए आज का हमारा क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अच्छा मुझे बताइए, आप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या जानते हैं? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है और कोऑर्डिनेशन पॉलिसी मेकिंग है। देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में हमें क्या है, इंस्टीट्यूशंस माने संस्था। ठीक है, इंटरनेशनली का मतलब क्या, कि हमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स में क्या हमने डिसाइड किया, कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स में हमने डिसाइड किया कि हमें सभी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। सभी कंट्रीज आपस में, ठीक है, इंक्लूड होंगी। और जो हमारी इंटरनेशनल टर्म्स में प्रॉब्लम्स है, हम उन्हें क्या कर पाएंगे, हम इंटरनेशनल टर्म्स में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए सिंपल है, दैट इज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या है? सो यानी कि देखो, मैं अभी आपको डायरेक्टली नहीं समझा रही हूँ, डायरेक्टली मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि वर्ल्ड बैंक क्या है। मैंने आपको हमेशा से यही समझाया है कि हमें उसको सबसे पहले देखना है, वाई, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो कैसे हुआ। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का? ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी मेकिंग। यानी कि हम क्या चाहते हैं, हम एक संस्था, यानी कि जिसमें सारे देशों के मेंबर्स, यानी कि सारे देशों के कोई ना कोई मेंबर्स वहां बैठे हैं। तो वो किस लिए बैठे हैं, यानी कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी मेकिंग, यानी पॉलिसी को बनाने के लिए, इंटरनेशनली कॉर्पोरेट करने के लिए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेट करना, और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी मेकिंग फॉर विच इंस्टीट्यूशन आर नीडेड। ध्यान रखना, जिसके लिए इंस्टीट्यूशन है उनकी हमें जरूरत होती है। सो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि हमने सब देखा कि अब हमें एकता होके करने की जरूरत है, इसीलिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की हमें रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो,
एक संस्था की बात होती है। देखो हमारे घर में क्या है, ठीक है, हमारी मर्जी होती है, हम उस टाइम पे खाना खाते हैं, उस टाइम पे वॉशरूम जाएंगे, उस टाइम पे हम पानी पिएंगे, उस टाइम पे हम सोएंगे। तो वो एक संस्था नहीं है, ठीक है, तभी उसका नाम, हमारे घर का नाम एक फैमिली है। संस्था ये कोई भी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे घर का नाम नहीं है। अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैंने एक इंस्टीट्यूशन वर्ड को इंक्लूड किया है, तो उसका मतलब क्या है, देयर इज अ सेट ऑफ द रूल्स एंड यू हैव टू अडॉप्ट इट। ठीक है ना, अगर आप उसका मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको उन रूल्स को अडॉप्ट करना है। सो इंस्टीट्यूशंस क्या है, एनीबॉडी विच वर्क अंडर अ सेट ऑफ द रूल, कोई भी जो कि एक रूल के सेट के अंडर काम करता है। तो एनीबॉडी विच वर्क अंडर अ सेट ऑफ द रूल इज अवर द इंस्टीट्यूशन। वो हमारे लिए क्या है, वो हमारी एक संस्था है। आइए हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन सब के बारे में। तो फ्रॉम 1914 टू 1922, यानी कि 1914 से 1922 तक, ड्यू टू वॉर, ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, वॉर के कारण क्या था, हमारी डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो क्या था कि वी शुड कीप प्रोड्यूसिंग मोर, इट मीन्स कि हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है। सो बाय 1919 एंड ऑनवर्ड्स, यानी 1919 और उसके ऑनवर्ड्स, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड के इंक्रीज करने के कारण, वी शुड कीप प्रोड्यूसिंग मोर, यानी कि हमें और ज्यादा मोर प्रोड्यूस करने की जरूरत होनी चाहिए। सो बाय 1919 एंड ऑनवर्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, we should keep producing more। ठीक है, inherent it is growth will create inflation, कहने का मतलब क्या है, देखो मेन चीज ये ध्यान रखना, अगर आप क्या करोगे, ग्रोथ होगी, ठीक है, आपकी तरक्की होगी, तो इन्फ्लेशन हम ही तो लोग लेके आते हैं, महंगाई हम ही लोग लेके आते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास, ठीक है ना, कल नहीं, यानी कि उस सामान को लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास उस सामान को लेने के लिए पैसे हैं, तो मुझे वो सामान लेना ही लेना है। ठीक है, तो अगर वो आपको कुछ और एक्स्ट्रा में, ठीक है, महंगे रेट पे मिल रहा है, तो अगर मेरे पास पैसे तो मैं उस चीज को ले लूंगी। अगर पब्लिक पीपल उसको उस प्राइस पे लेने के लिए मना कर दे तो इन्फ्लेशन ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हम सभी लोग इक्वली एक्ट नहीं करते। सो इनहेरेंट है ये, ठीक है, दिस इज द इनहेरेंट, इट इज ग्रोथ विल क्रिएट इन्फ्लेशन, की जो ग्रोथ है वो हमारी इन्फ्लेशन को, वो हमारी महंगाई को क्रिएट करती है। सो इट इज द इनहेरेंट दैट इट इज द ग्रोथ विल क्रिएट इन्फ्लेशन। देन इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू डिमांड एंड सम इन्फ्लेशन हैपेंस, कहने का मतलब है कि डिमांड के कारण इनपुट प्राइसेस क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू डिमांड, सम इन्फ्लेशन हैपन, यानी कि जो कुछ इन्फ्लेशन है वो होती हैं। तो ग्रोथ विल क्रिएट इन्फ्लेशन, की जो ग्रोथ है, ग्रोथ से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, यानी कि ग्रोथ से हमारी महंगाई होती है। ठीक है, वही लिखा इनहेरेंट इट इज ग्रोथ विल क्रिएट इन्फ्लेशन, ग्रोथ होगी तो ग्रोथ से हमारे पास क्या होगी, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपको मैंने बताया, वही दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी ही नहीं, उस प्रोडक्ट को कोई भी परचेज नहीं करेगा, तो क्या उसकी जो प्राइसेस है वो इतने हाई होंगे, क्या उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेंगे। यानी देन इनपुट प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू डिमांड, डिमांड के कारण जो इनपुट प्राइसेस है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सम इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली होगी होगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ से हमेशा हमारी इन्फ्लेशन होती है। सो 1914 से 1922 के बीच में डिमांड बढ़ रही थी, यानी कि डिमांड बढ़ रही थी, यानी ये हमारे पास एक इंडिकेशन था कि हमें ज्यादा बनाना चाहिए, हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। दी कंट्रीज जर्मनी, ऑस्ट्रिया
वर आस्क्ड टू पे वॉर डैमेजेस, ठीक है। तो ये कंट्रीज है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इन्हें वॉर के डैमेजेस पे करने के लिए कहा गया। वर आस्क्ड, क्योंकि देखो जब उसके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में। सो यानी कि जो उस लड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, वर आस्क्ड टू पे द वॉर डैमेजेस, कहा गया कि ये लड़ाई है, ठीक है, इसके वॉर के डैमेजेस उन्हें पे करने हैं। एज दे कीप, ठीक है, प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मनी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो जब कभी भी प्रिंटिंग होती है ना, आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में, ठीक है, अपनी यानी कि क्या कर रहे हो, मनी को प्रिंट कर रहे हो। तो और अल्टीमेटली दिस विल आल्सो क्रिएट द इन्फ्लेशन, क्योंकि आपके पास क्या है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। जब मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा बताओ, मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो उससे आपको इन्फ्लेशन हो रही है। सो एज दे कीप प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी, दे क्रिएटेड हाई इन्फ्लेशन इन जर्मनी, तो इसीलिए जर्मनी में क्या हाई इन्फ्लेशन हो गया। सो दे क्रिएटेड हाई इन्फ्लेशन इन जर्मनी। क्लियर हुआ, तो इसीलिए जर्मनी में क्या हुआ, मेरे द्वारा हाई इन्फ्लेशन हो गया। आगे देखिए, तो इन्फ्लेशन का जो मेन रीजन ना, सभी में यही इन्फ्लेशन का रीजंस है कि डिमांड का बढ़ना, लोगों के पास यानी कि किसी भी तरीके से मैक्सिमम अमाउंट होना, ठीक है। द रूट कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इज द फर्म वांट्स टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी, देखो, ठीक है, यही मेन चीज होती है कि जो फर्म है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, देन द फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, created deflation, people unemployed instead of, it means कि देखो, यानी कि जब आपके पास प्राइस कम है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन हो रही है, समझ में है कि इन्फ्लेशन के हमने काफी सारे रीजंस भी देखे कि जो इन्फ्लेशन के रीजंस है वो कैसे हैं। फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, क्रिएटेड डिफ्लेशन, फर्म अपने प्राइस को कम कर रही है। अगर फर्म प्राइस को रिड्यूस कर रही है, इसका मतलब कि क्या है, वो डिफ्लेशन है। अब मेन चीज भी है, जब आपके पास ग्रोथ होगी इकोनॉमी में, इकोनॉमी में ग्रोथ का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है। अगर हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है, इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा मशीन से ज्यादा हमें लेबर या हमें स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो हमारे पास स्किल्ड हो, चाहे वो हमारे पास अनस्किल्ड हो, हमें स्किल्ड या और हमें अनस्किल्ड यानी कि वर्कर्स और लेबर्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है। सो firm reduce its price, created deflation, people unemployed, people क्या हो गए, unemployed, instead of increase in demand, डिमांड के बढ़ने के अलावा डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी कि अपोजिट, ठीक है, ग्रोथ नहीं होके हमारे पास इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि जब मैक्सिमम लोग ग्रोथ में क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगी, उनकी जॉब लगी होगी, तो उनके पास पैसा होगा, और फिर वो उस प्राइस को, कोई भी गुड्स को, ठीक है, उसे अपने एक्चुअल प्राइस से ज्यादा उसे परचेज कर पाएंगे, तो वो इन्फ्लेशन है, ठीक है। अगर जब आपके पास प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो इसका अल्टीमेटली रिएक्शन क्या होगा कि पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए। देखो, यानी इसका मतलब है कि प्राइस कम कैसे होगा, क्योंकि लोग इतने डिमांड ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। जब डिमांड ही नहीं हो रही है, तो ये लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड के बढ़ने की बजाय हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि जो मेरी डिमांड है वो कम हो गई है, डिमांड इंक्रीजेस, तो डिमांड के बढ़ने की बजाय डिमांड कम हो गई है, ठीक है। तो पीपल अनएम्प्लॉयड, जो पीपल थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। पीपल वर नॉट डिमांडिंग, ठीक है, एंड यानी कि पीपल डिमांड नहीं कर रहे, प्रोडक्शन क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। डिफ्लेशन प्लस रिसेशन इज इक्वल टू डिप्रेशन सिनेरियो। यही इकोनॉमी में
देखो, हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक है। एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन आई, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, ना तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है और ना ही पीपल यानी कि पब्लिक के पास पैसा है। अब तो पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है तो वो गुड्स को बनाए यानी कि डिमांड कैसे करेंगे। तो जितने भी हमारी गवर्नमेंट ने या बिजनेस फर्म्स ने गुड्स को बनाए हैं वो सारे गुड्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। वो सारे के सारे गुड्स हमारे बर्बाद हो जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, वो गुड्स वेस्ट हो गए, हमारी इकोनॉमी अब कितने सारे जो इन गुड्स अगर बाहर के भी थे वो भी सब कुछ वेस्ट है। यानी कि डिफ्लेशन और प्लस रिसेशन। ठीक है, और रिसेशन का हमारा लिंक है दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ मेरी क्या होना, कम होना। ग्रोथ का कम होने को हम रिसेशन कहते हैं। यानी डिफ्लेशन प्लस रिसेशन इज इक्वल टू डिप्रेशन सिनेरियो। तो डिफ्लेशन प्लस रिसेशन हमारा डिप्रेशन सिनेरियो होता है। बैंक्स वर क्लोजिंग डाउन, बैंक्स क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ वर्क ही नहीं था। लोग यानी कि बैंक का काम इससे होता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स होती है, विड्रॉ करते हैं। तो उस टाइम पे जब लोग के पास पैसे नहीं था, पब्लिक ने एकदम से ही अकाउंट में से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और जब अकाउंट में से पब्लिक ने अमाउंट को विड्रॉ किया और फिर सबमिट कौन करेगा, डिपॉजिट कौन करेगा, तो बैंक्स। यानी कि कुछ टाइम तक तो रन हुए, उसके बाद जो बैंक्स थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। तो यानी कि बैंक्स वर क्लोज डाउन, तो जो बैंक्स थे वो क्लोज डाउन। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू मैनी रीजन, ऐसा बहुत सारे रीजन के साथ हुआ। ठीक है, बट कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, मतलब बहुत सारे, जब हमने देखा कि पूरी हमारी ही कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्री में भी क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। यानी डिप्रेशन का सिनेरियो, यानी ना तो लोगों के पास पैसा है और ना ही देश में नौकरियां हैं। मेन रीजन जो हमारी कंट्री अभी भी फेस कर रही है वो यही फेस कर रही है। नौकरी है तो कौन सी नौकरी है, न्यू 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 जॉब्स नहीं है। ठीक है, एक ने नौकरी को लीव किया, एक ने छोड़ा तो उसने फिर उसकी जगह पे दूसरा हायर हुआ। तो ये हमारे डिप्रेशन सिनेरियो है। तो बैंक्स वर क्लोजिंग डाउन, दिस हैपन ड्यू टू मैनी रीजन, तो ऐसा काफी सारे रीजंस के साथ हुआ। बट कैन बी रिजॉल्व, देयर इज नो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। द मेन थिंग कि हमने फिर सोचा कि व्हाई दिस सिनेरियो इज हैपन। ये जो डिप्रेशन का सिनेरियो था, यानी कि डिप्रेशन का, जिसमें हमारे पास काफी सारी कंट्रीज बल्क में होके क्या हो गई, ठीक है, डूब गए। यानी काफी सारी कंट्रीज जो थी वो हमारी बिल्कुल, उनमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो सब बंद हो गई। यानी कि दिस हैपेंस ड्यू टू मैनी रीजन, ऐसा बहुत सारे रीजंस के कारण हुआ। बट कैन बी रिजॉल्व, देयर इज नो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो नंबर वन ये कह रहे हैं कैन बी रिजॉल्व, नंबर वन द देयर इज नो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी दो या बहुत सारे देशों के बीच में कोई अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। व्हेन स्टॉक मार्केट क्रैशेस, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, गवर्नमेंट कुड पुट मनी विद कंट्रीज। ठीक है, यानी कि अब सिंपल है ना। तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रीज से लेने लगी स्टार्ट, यानी कि स्टैब्लिशिंग। फिर हमने देखा कि यानी कि रीजन हमें समझ में आया कि ना तो बहुत सारे कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन था, ना बहुत सारी कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन था। जो स्टॉक मार्केट थी, ठीक है, वो सब कुछ क्या हो गई, क्रैश हो गई। स्टॉक मार्केट सब कुछ बंद हो गए। ठीक है, एंड देन countries start establishing international monetary system and international trade system। तो कंट्रीज ने आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सो दिस विल थॉट प्रोसेस, हमने तब सोचा क्योंकि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, हमने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोचा सभी देशों ने मिलके। ठीक है,
यानी कि सभी कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया कि हमने ये जान लिया कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, बाहर की कंपनीज आ रही हैं, तो क्या हम यानी कि डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली। इट मीन अगर आप एक ट्रेड के पर्पज के लिए भी आप मत देखिए, आप हम यानी कि उनके डिसीजंस के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टॉक मार्केट, यानी कि ये सब कुछ क्या है, डिपेंडेंट है। सो देयर इज नो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। Government could put money with the country, start establishing international monetary system and international trade system. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम यानी IMF, ठीक है, यानी कि हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में हमारे पास IMF, यानी कि इन सब के बारे में हमने स्टार्ट करना ने शुरू किया। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग, इट मींस एक तो हमें पैसे को मैनेज करना है कि हम सभी देशों ने मिलके यानी कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें कि ताकि वो फ्यूचर में हमारे यूज हो सके। और फिर एक एक हमारा था, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, ठीक है। दो फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी डज नॉट बैक टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर एक इकोनॉमी अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है तो वो टेक्नोलॉजी के लिए भीख नहीं मांगती, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, क्योंकि उसको पता है कि टेक्नोलॉजी मैं खुद से क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं हमारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी खुद से क्रिएट कर लेगी। सो दिस इज द अवर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी डज नॉट बैक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बैक नहीं करती। बजट, ठीक है, बजट हमारे पास क्या है, दो टाइप में हो गया, एक है रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे रेवेन्यू के ऊपर फोकस करना है कि किस तरीके से हम यानी कि मैक्सिमम अपने यानी कि जो इनकम जनरेटिंग है उन सबको इंक्रीज कर सके, हम अपने इनकम को कैसे बढ़ा सके, इंक्रीज करें, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। और एक हमारे हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें हमारे खर्चों को रेशनलाइज करना है, हमें हमारे खर्चों को कम करना है। सो बजट में हमारे पास क्या है, ठीक है, फोकस ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू पे फोकस करना है। एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर देखो खर्चे तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन खर्चों को हमें रैशनलाइज करना है। नाउ सोर्स ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म का यानी कि एक हमारे पास गवर्नमेंट कंट्रोल से लिंक है। क्या मतलब है कि देखो एक कैपिटलिज्म मींस कि आपके पास क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स है, ठीक है, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म किस तरीके से होगा, ठीक है। अब हर जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो इतना रिजल्टेंट तौर पे हमारी इकोनॉमी को रन नहीं कर सकता। हमारी इकोनॉमी को या फिर हमारी कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, बताओ, बताएगा कोई कि हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम यानी कि जितनी भी सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट उनमें कहीं ना कहीं सोशलिस्ट कंट्रीज है तो कोई कैपिटलिस्ट कंट्री है, क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री एक तो डिफर है, ठीक है। और मेन चीज हमारी इकोनॉमी में है कि अगर कैपिटलिस्ट कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंट्री को रन करेगा, मेन चीज की हमेशा प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। सो द सोर्स ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। मार्केट, प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, प्राइवेट सेक्टर सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कैन नॉट सेट अप द फ्रेमवर्क, देखो मेन हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि प्राइवेट सेक्टर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कैन सेट अप द फ्रेमवर्क, ठीक है, गवर्नमेंट है वो फ्रेमवर्क को सेटअप कर सकती है, ठीक है। अब मेन चीज है कि यू कैन नॉट बी एम्पायर एंड एम्परर एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी कि आप देखो
एक ही बार एम्पायर नहीं, ठीक है ना, और एम्परर सेम टाइम नहीं बन सकते। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो थे विल टेक प्लेस अंडर द सफिशिएंट रूल, यानी कि प्राइवेट, तो हमने देखा कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है उनका हमें इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट्स है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने एडवांटेजेस हैं होने के और प्राइवेट सेक्टर्स के होने के अपने एडवांटेजेस हैं। तो व्हेन देयर इज डिस्क्रिशन प्राइवेट सेक्टर डिस्टर्ब गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि जब कभी भी अपनी मर्जी होती है, देखो इसीलिए रूल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एक कंट्री के यानी पीपल के वेलफेयर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपने जेबों के भरने के बारे में सोचता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपनी जेब के भरने के बारे में नहीं सोचती। सो व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिशन प्राइवेट सेक्टर डिस्टर्ब गवर्नमेंट, कि जब कोई भी क्या होती है, डिस्क्रिशन होती है, तो प्राइवेट सेक्टर डिस्टर्ब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपनी मनमानी करता है, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करता है। इन 2001 रिलायंस वॉज लेट एंट्रेंस इन टेलीकॉम, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि 2001 में यानी कि रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में लेट एंट्रेंस किया। दे केम आउट विद मॉनसून हंगामा, इन्होंने एक मॉनसून हंगामा स्टार्ट किया था। क्या था, यानी 500 रुपी फोन विद इन 1 मंथ ऑफ लॉन्चिंग, ठीक है, यानी कि 1 महीने के अंदर ही कोई भी उस फोन को लेता है तो वो 500 रुपीज फोन थे। तो गवर्नमेंट कॉल, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि टिल व्हाट टाइम यू अनाउंस्ड और हु इज अनाउंसिंग, यानी कि आप कब तक, ठीक है ना, अपने यानी कि जो 500 का है ये कब तक आप इस, बेशक आप उसके जो कॉस्ट है या फिर उसकी जो फोन की कीमत थी वो एक्चुअली 1500 2000 थी उस टाइम में, लेकिन उसने फिर भी 500 रुपीज में किया। तो हु इज फाइनेंसिंग, उसे कौन फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर एक एग्रीमेंट में हमें ड्रॉबैक ये भी दिखता है कि प्राइवेट सेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, कि जिस तरीके से जियो एक क्या है सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी उसने अपनाई, सेम स्ट्रैटेजी वो ऑलरेडी जब वो रिलायंस इंडस्ट्री में टेलीकॉम में आया था उसने वही अपनाया। एक स्मॉल आइडिया था उसका, ठीक है, उसने उनके सबसे पहले लोगों को फ्री सिम दो, उनके बाद ठीक है उन्हें उनकी आदत डालो, और फिर उसके बाद उनको फिर रिचार्ज के ऑप्शन पे आए। तो फिर वही सेम चीज है उसका, ये जो आइडिया जो पहले भी रन हुआ और अभी भी। तो ये सब क्या था कि जब हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो ठीक है, टिल व्हाट टाइम यू फाइनेंस और हु इज फाइनेंसिंग, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये सभी ग्लोबलाइजेशन का क्या है, रिजल्ट है। सो एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि एक हमारे पास हमने एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ने हमने देखा कि हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत है, ठीक है, जो कि ना तो कम्प्लीटली प्राइवेट हो और ना ही कम्प्लीटली क्या हो, गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो अलग अलग जितनी भी सारी आपके पास गवर्नमेंट होंगी, ठीक है, तो वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, प्राइवेट होंगी तो ठीक है, यानी कि प्राइवेट सिर्फ अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। सो एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू कस्टम्स रूल्स, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स करता है कस्टम्स रूल्स ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के काम आते हैं। सो कस्टम्स क्या होंगे, देखो कस्टम्स का मतलब क्या होता है कि हम इन्हें जर्नली इन प्रैक्टिस, रूल्स तो हमें पता ही है कि ये रिटर्न होते हैं, अगर आपने इनको क्या किया, वॉयलेट किया, तो आपको कोई ना कोई पेनल्टी बियर करनी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स आपके मेथड्स हैं, टूल्स हैं, पेमेंट भी आपको पता है, और कस्टम्स तो हम ऑब्वियसली, यानी कि कस्टम्स माने जो हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने एक ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सेटअप किया गया कि जो कि इंटरनेशनल पेमेंट को फैसिलिटेट कर सके,
कि आज हम यहाँ से देखो जस्ट इसी से सिस्टम के कारण मैं यहाँ बैठे बैठे जो बाहर हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में पैसे डाल सकती हूँ। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम refers to customs, rules, organization, instruments that are used to facilitate international payment, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होता है। बताइए, किसी को कोई डाउट है? अभी तक हमने सिर्फ एक बेसिक पार्ट कवर किया है, बाकी की नेक्स्ट में, ठीक है, हम आईएमएफ का है मेन इतना पार्ट कवर करेंगे कि किस तरीके से आईएमएफ सेटअप हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। आगे हमें इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर्स भी करना है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें वर्ल्ड बैंक भी कवर करना है। बताइए, कोई डाउट है किसी को?